भारत सरकार में मेरे सहयोगी प्रिय भाई श्रीपद नायक जी, जो हमारे आयुष के भी मंत्री हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी हमारे राजनाथ सिंह जी के सहयोगी हैं। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रणेता वैद्य राजेश कोटेचा जी, जो सेक्रेटरी हैं आयुष मंत्रालय के। मेरे दाईं ओर दो मेरे प्रमुख मंत्रालयों से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्री राजेश भूषण जी, जो अभी विभाग में ओएसडी हैं और आने वाले समय में विभाग के सेक्रेटरी का पदभार संभालने वाले हैं। डॉक्टर शेखर मांडे हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CSIR के DG हैं। यहाँ पर डॉक्टर सोमानी हैं, जो भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर हैं। डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी उपस्थित, डॉक्टर मनोज निसारी जी, वैद्य तनुजा निसारी जी, श्री पाठक जी, डॉक्टर शास्त्री नहीं हाँ डॉक्टर शास्त्री जी। बहुत सारे मैंने देखा कि काफ़ी सारे प्रमुख लोग हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण थोड़ा सा जहाँ पीछे बैठे हैं, लेकिन उनका स्थान जो है वास्तव में जो है बहुत आगे का है। मैं उनसे सबसे क्षमा भी चाहता हूं कि शायद कमरे में उनको उनके पद और दायित्व के हिसाब से उचित स्थान नहीं मिला है, लेकिन मुझे खुशी है कि सब आयुष के आयोजकों ने आज की इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत प्रमुख रूप से मान्यता भी दी है और उसका पालन भी किया है। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं का, बहनों का मैं स्वागत करता हूं अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में। और मैं केवल इतना ही कहूँगा कि शायद आज आयुष मंत्रालय को इस अवसर पर जितनी खुशी होगी, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी आज के इस अवसर पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर है। केवल एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी पूरे जीवन मैंने इस विषय को एडवोकेट किया है। और शायद कोई ऐसा फोरम नहीं होगा पिछले 3 दशक में जहां मैंने ये ना कहा हो कि आयुर्वेदा की जो हमारी संपदा है, इसकी जो ताकत है, इसको हम सब तो जानते हैं, हम सब पहचानते हैं, हम सब के पास इसका बहुत विस्तृत हमारे वेदों में और दूसरे शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन दुनिया इसको जानते हुए भी औपचारिक तौर पर उस प्रकार का सम्मान केवल इसलिए नहीं देती क्योंकि हमने कभी इसको आज के इस मॉडर्न युग में मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और मॉडर्न वर्ल्ड के सामने इसको प्रस्तुत नहीं किया है। और बहुत वर्षों से मैं इस बात के लिए अपने स्तर पर प्रयास करता रहा हूँ। 1993 में जब मैं पहली बार राजनीति के क्षेत्र में आया था और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया था, तो उस समय दिल्ली में एक बहुप्रतीक्षित देश के लिए हमने एक सेंटर बनाया था और उस सेंटर का नाम था दिल्ली रिसर्च सेंटर
फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा। और इस काम को मॉडर्न ढंग से, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, मॉडर्न प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके दुनिया के सामने, जहाँ एक तरफ उस सेंटर के माध्यम से आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी देश में तरह तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं, वो चाहे हमारे विभिन्न ग्रंथों में हो, वो चाहे हमारे यहाँ तो बहुत सारी कोई पाम लीव्स के ऊपर भी इतनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। पता नहीं कितने तरह के हमारे यहाँ पे साधन हैं जिनके माध्यम से आयुर्वेद की बहुत सारी विधाओं की जानकारी हमको मिलती है। बहुत सारे बड़े बड़े वैद्य इस देश में हैं जो इतनी सारी जानकारी लेके बैठे हैं, और वो केवल जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन उसको कोई रिकॉर्ड करने का मैकेनिज़्म नहीं था। तब हमने वो सारी चीज़ों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए इस सेंटर का गठन किया था। इसका एक निर्माण विहार के अंदर एक इसका बहुत बड़ा दफ्तर भी बनाया था, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक फार्माकोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जे.एन. शर्मा को हमने उसका अध्यक्ष बनाया था। उनका भी इस विषय के ऊपर बहुत वृहद कमिटमेंट था। उन्होंने बहुत गहराई और गंभीरता से वर्षों तक काम किया, और काफ़ी कुछ वो विषय आगे प्रगति की ओर बढ़ा था। लेकिन 1998 में दुर्भाग्य से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। आने वाली सरकारों ने उस विषय के ऊपर उस गंभीरता से और उस कमिटमेंट के साथ ध्यान नहीं दिया। कुछ समय के बाद दुर्भाग्य से प्रोफेसर जे.एन. शर्मा का भी स्वर्गवास हो गया, और वो जो हमारा सपना था वो एक प्रकार से साकार नहीं हो पाया। अगले अनेक वर्षों में वो सेंटर एक प्रकार से बहुत ही सिंबॉलिक सेंटर हो गया, और शायद उसका जो बनाने का उद्देश्य था वो सफल नहीं हो पाया। 2014 में मुझे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला, और तब तो आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय एक ही होते थे। और 8 या 9 तारीख नवंबर की थी जब मैंने अपना स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आखिरी जो कार्यक्रम किया था 2014 में। तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आयुर्वेद की जो है वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस था, और जिसका जो समापन भाषण था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। और उसके बाद मुझे दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दायित्व मिला। ये मंत्रालय दूसरे हमारे सहयोगी मंत्री के पास आया, और उसके साथ ही ये आयुष मंत्रालय भी अलग हुआ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो 5 महीने के पीरियड में जो आज ये नेशनल आयुष मिशन है, जो कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस नेशनल आयुष मिशन का जो कैबिनेट नोट था वो इसी मंत्रालय के अंदर हम लोगों ने तैयार किया था, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पहली बार भारत में नेशनल आयुष मिशन बना, और उसके माध्यम से आयुष को बहुत आगे प्रगति करने का देश में मौका मिला। 2014 में मंत्रालय अलग होने के बाद मुझे खुशी है कि मेरे बहुत ही अच्छे और कमिटेड, संवेदनशील और बहुत गहराई से काम करने वाले मंत्री सहयोगी श्रीपद नायक जी ने इसका कार्यभार संभाला, और उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को आगे बढ़ाया है। बहुत वर्षों पहले मैंने एक किताब किसी के कहने पे आर्काइव्स से ढूंढकर पढ़ी थी। वो किताब का नाम था हिंदू सुपीरियॉरिटी, और उस किताब को एक हरबिलास सारदा नाम के एक व्यक्ति ने 1906 में लिखा था। इस किताब का मैं उल्लेख बार बार इसलिए करता हूँ जब भी मुझे ये विषय याद आता है,
तो उसमें उस किताब की विशेषता ये थी कि भारत के अंदर जो भारत की विभिन्न क्षेत्रों में महानता है उसके बारे में भारत के लोगों ने नहीं, विदेशी लोगों ने समय समय पर क्या कहा है उसको उस महान व्यक्ति ने संकलित किया है। और उसमें तरह तरह के चैप्टर्स हैं, मेडिसिन के बारे में है, उसमें एजुकेशन के बारे में है, उसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में है, उसमें स्कल्पचर के बारे में है, उसमें पैट्रियोटिज़म के बारे में, उसमें यानी वेलर के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसमें चैप्टर्स हैं। और हर चीज़ में जो भारत की जो ऊंचाई है उसका वर्णन कैसे विदेशियों ने किया है वो उसने संकलित किया है। तो उसी किताब में मैंने पढ़ा कि जो भारत की जो मेडिसिन है उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितनी पावरफुल थे। उसको उन्होंने एक प्रकार से उस किताब में हिंदू मेडिसिन नाम दिया एक तरीके से। और उन्होंने कहा कि उस सारी चीज़ों को 9वीं शताब्दी के अंदर बगदाद के खलीफा ने ऑर्डर करके उसको पर्शियन और अरेबिक भाषाओं में ट्रांसलेट कराया, और फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी के अंदर उसको यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कराया गया। और फिर वो समय के साथ वो बहुत सारी चीज़ें हमारे दुनिया के सामने एक प्रकार से मॉडर्न मेडिसिन की तरह आई हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो आयुर्वेद की जो इंट्रिंसिक ताकत है वो अतीत काल से है। वो ऐसा नहीं कि हमें उसको आज कोई नई चीज़ हम दुनिया के सामने चर्चा कर रहे हैं। अभी जब चाइना में ये कोविड-19 वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, बाद में हमने अध्ययन करने की कोशिश की कि चाइना के लोगों ने अपने लोगों के लिए क्या किया, तो बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स थी उनका भरपूर प्रयोग किया अपने कोविड के मरीज़ों के ऊपर। हम लोग कभी कभी हमारी जो अपनी चीज़ है उसको इस्तेमाल करने में सोचते रहते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिर इस अवसर पर मैं ये भी बात स्मरण कराना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को ये मन में रहता है कि शायद जो मॉडर्न सिस्टम है ये आयुर्वेद का विरोधी हो सकता है। तो मैंने तो वर्षों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के एडवाइज़र के रूप में, और मुझे आज भी स्मरण है कि डॉक्टर ऊटॉन जो लगभग 1 दशक से भी काफ़ी समय ज़्यादा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल डायरेक्टर रहे, वो भी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले का जो 1 वर्ष आखिरी वर्ष था उसको एक इतनी मोटी किताब लिखने पे खर्च किया जिसमें उन्होंने, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है उसको उस किताब को ज़रूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड के लिए आयुर्वेदा का क्या रोल हो सकता है इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी। वो रीजनल डायरेक्टर थे WHO के, स्वयं मॉडर्न मेडिसिन के एक इंडोनेशिया के विख्यात डॉक्टर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये शुरू किया। और आज आयुर्वेद के बारे में और आयुर्वेद से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी उसी प्रकार से डिस्कशन होता है, उसी प्रकार से निर्णय होते हैं, उसी प्रकार से पॉलिसी होती है, उसी प्रकार से जो होना चाहिए, कैसे सारे सिस्टम्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए, कैसे होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सबको मिलके काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। उस नाते इस बैकग्राउंड में आज का ये अवसर, जैसे ठीक कहा वैद्य राजेश जी ने कि ये भारत के स्वतंत्रता के मिलने के बाद ये पहला अवसर है जब हम आयुर्वेद को मॉडर्न तरीक़ों से उसके क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे समय में प्रारंभ कर रहे हैं जब दुनिया के सामने एक कोविड-19 नाम की त्रासदी सामने आई है। तो ये शायद इतिहास का एक अभूतपूर्व क्षण हो सकता है
जहाँ एक तरफ हम कोविड-19 से जंग जीतने के अंदर एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करेंगे, और उसके साथ साथ जो सैकड़ों सालों से हम केवल सोचते रहे लेकिन कभी हम उस प्रकार से प्रारंभ नहीं कर पाए, उस नाते भी जो मॉडर्न तरीके से ये क्लिनिकल ट्रायल से प्रारंभ होंगे, जैसा कि बताया कि अभी शुरुआती दौर में अश्वगंधा, यष्टि मधु, गुडुचि और पीपाली, और साथ में जो आयुष 64, ये जो 4 हमारे आयुर्वेद की प्रमुख उसको दवाइयाँ कहिए, हर्ब्स कहिए, जो भी आप नाम देना चाहें, वो सारों का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से भी, और जो इलाज हो सकता है उसमें एडिशन करके भी, और फिर खासकर जो ऐसी हाई रिस्क सिचुएशंस में हमारे सोसाइटी में लोग हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे प्रूव्ड पेशेंट्स हैं, उनके हमारे हाई रिस्क सिचुएशंस में हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके ऊपर, और फिर आज जिस प्रकार से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल सारे दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में भी अभी कोई प्रूवन एफिकेसी नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रकार से ट्रायल के रूप में इस्तेमाल हो रही है दवा। भारत दुनिया के 97 देशों को जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के कंपैरिजन में भी अश्वगंधा कितना यूज़फुल हो सकता है। और फिर मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाइयां देश के सामने प्रस्तुत की है, जिनका इस्तेमाल करके भारत के लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस सारे हमारे मूवमेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने पहले सारे देश के आयुर्वेदाचार्यों के साथ मीटिंग किया, और उसके बाद उन्होंने उनको भी कमिटमेंट दिया, अपनी भी आयुर्वेद के प्रति कमिटमेंट को व्यक्त किया, और फिर जो आपने देश के सामने प्रस्तुत किया उसको उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आशीर्वाद दिया, ये व्यक्त करने के लिए दुनिया के सामने कि उनका इस संदर्भ में कितना गहरा कमिटमेंट है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत कर रहे हैं, एक तरफ जहां आपने संजीवनी ऐप के माध्यम से देश के मन को और देश के मूड को एसेस करने का भी वैज्ञानिक तरीका खोजा है, दूसरी तरफ देश की 4 प्रतिष्ठित जो है एक प्रकार से संस्थाएं, मंत्रालय, एक तरफ हमारा आयुष मंत्रालय, दूसरी तरफ हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, और तीसरी तरफ हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर CSIR का मंत्रालय, CSIR का विभाग, जो अपने आप में देश की महान प्रतिष्ठित संस्था है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर CSIR की लेबॉर्ट्रीज़ में काम ना होता हो। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके आयुष के बारे में भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डिजिटलाइज करने का जितना बड़ा काम हमारे CSIR में होता है, शायद उतना बड़ा काम आयुष मंत्रालय में भी ना होता होगा। इसलिए ये तीनों मंत्रालय और इसके ऊपर इनको सबको इस स्टडी को करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट देश की हमारी प्रतिष्ठित संस्था ICMR का, ये अपने आप में इस स्टडी को, इस ट्रायल को बहुत बड़ा रिस्पेक्ट देता है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस देता है। और स्वयं जो है भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर भी इस स्टडी को एक प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं श्रीपद नायक जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप गोवा में
आपने तो गोवा के अंदर जो है, आपके रहने से ही गोवा जो है वो अभी कोविड फ्री हो गया है। और मुझे लगता है कि गोवा के लोगों को आपने खूब ये इम्यूनिटी वाली दवाई जो है लगता है कि अच्छी तरीके से खिलाई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हम काम शुरू कर रहे हैं ये खाली इन्हीं दवाइयों के संदर्भ में नहीं, मुझे लगता है कि ये एक हम्बल बिगनिंग इसको मानिए। और साथ साथ जो बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जो कि लोग इस्तेमाल भी करते हैं, पता भी है, लेकिन शायद हमें दुनिया के सामने उनकी वैल्यू को और गहराई से प्रूव करके दिखाना है। इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं जो भारत के लिए बहुत यूज़फुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम किसी इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात नहीं करते अभी। लेकिन हमें मानवता की सेवा करनी है और जो मानवता की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो बेस्ट उपलब्ध है वो हमको जन जन तक दुनिया के अंदर पहुंचाना है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हम उसमें सारे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं और उसमें हमारे को सारे विश्व के पूरी मानवता की सेवा करने के लिए अपनी जितनी हमारी नॉलेज और हमारी जितनी चीज़ें हैं उनको सबको दुनिया के साथ शेयर करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा ना कह के अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको, मंत्री जी को, हमारे राजेश जी और आपकी पूरी टीम को, भूषण पटवर्धन साहब को जो कि इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप के अध्यक्ष हैं उनको, CSIR को, ICMR को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी के साथ औपचारिक तौर पर जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इनकी भारत में शुरुआत की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। आयुष संजीवनी के बारे में तो मैंने कहा कि ये जो आपने ऐप लॉन्च किया है और उसके बारे में आपने बताया भी, और 5,50,00,000 लोगों के बीच में आप असेसमेंट करना चाहते हैं, यानी हमारी चीज़ अच्छी है ये हम केवल खुद कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम उसको भी ऑब्जेक्टिव तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आने वाले समय में ये ऐप भी जो है हमारे इस आयोजन को प्रमुखता से आगे बढ़ाने में, इसके लक्ष्य को पूरा करने में बहुत सहायता करेगा। मैं उसका भी ओपनिंग की घोषणा करता हूँ। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से कोविड-19 के प्रति सारे दुनिया में एक प्रकार की जंग छिड़ी हुई है और उसके कारण सारी दुनिया तकलीफ में है, ऐसे में भारत में एक ऐतिहासिक काम शुरू हुआ है। भारत का आयुष मंत्रालय, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR और इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर इनको ICMR के टेक्निकल सपोर्ट के साथ आयुष की कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में, उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज़ में काम कर रहे हैं, या समाज के अंदर वो लोग जो कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में है उसके कारण हाई रिस्क हैं, उन सब के ऊपर प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से दवाइयों का क्या रोल हो सकता है, या इन दवाइयों का कोविड बीमारी के खिलाफ लड़ने में क्या योगदान हो सकता है। और इसके साथ साथ एक संजीवनी ऐप भी इस मंत्रालय ने शुरू किया है जो 50 लाख लोगों के बीच में ये जानकारी प्राप्त करेगा कि जिस प्रकार से
आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाइयों को देश के सामने प्रस्तुत किया। उन दवाइयों का किस प्रकार से देश के लोगों ने इस्तेमाल किया, कितना उनको लाभ मिला, और इस सारे हमारे प्रकल्प को आयुष मंत्रालय के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वयं आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने पहले जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाइयाँ आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित, उनको बड़े पैमाने पर रिकमेंड किया, हर मंच से उनके बारे में देश के सामने रखा, अपने ट्विटर हैंडल से उसके बारे में प्रचार प्रसार किया, और अब इन ट्रायल्स को भी पूरी तरीके से उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो जो आयुर्वेद की जो इनहेरेंट ताकत है, उस ताकत का जो वास्तविक इस्तेमाल है, जिस मात्रा में देश और दुनिया के लिए होना चाहिए, वो शायद हो नहीं पाता है। और देश और दुनिया के सामने आयुर्वेद की जो सुप्रीमेसी है, सुपीरियॉरिटी है, इसको हम अब मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से भी सिद्ध करके प्रस्तुत करेंगे, और ये दुनिया को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियों से, और अभी विशेषकर कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। देखिए, ये तो संख्या तो जो बढ़ेगी इसलिए क्योंकि आज 80,000 से ज़्यादा हम लोग टेस्ट करते हैं, और आज भी जो देश में मरीज़ों की जो संख्या है और जो कोविड के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु है, इसकी दर को देखेंगे तो सारे दुनिया के देशों के मुकाबले अभी हम बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। शायद जो दुनिया के बड़े 20 देशों को आप जोड़ लेंगे तो उससे भी शायद हम लोग जो है अभी कम हैं, और हर पैरामीटर पर हम कोविड के खिलाफ लड़ाई है उसमें धीरे धीरे सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि लॉकडाउन का सारे देश के लोगों ने बहुत समर्थन किया है, सपोर्ट किया है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किया है, और क्योंकि धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन को भी धीरे धीरे ओपन अप किया जा रहा है। धीरे धीरे इकोनॉमी को वापस जो है ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। देश के लोगों से अपील मेरी यही है फिर से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मत छोड़िए। लॉकडाउन जब तक है, लॉकडाउन को पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, घर के अंदर रहिए, और जो जो गाइडलाइंस के हिसाब से आपको चीज़ें अलाउ की गई हैं उनको भी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से उनका इस्तेमाल करें, ताकि हम कोविड के खिलाफ सफलतापूर्वक जंग को जीतने में अपना व्यक्तिगत भी कंट्रीब्यूशन कर सकें।